हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शाश्वत चैनल पे। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एटम और उससे रिलेटेड टर्म्स जैसे शेल, व्हाट इज शेल, सेकंड सब शेल, थर्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड टर्म हम समझेंगे। तो एक एटम क्या है? एक एटम न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एक एटम का न्यूक्लियस और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉन को ही एटम का स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, आसान शब्दों में। ठीक, तो इस एटम से रिलेटेड ये उसकी ऑर्बिट हो गई, है ना। ये ऑर्बिट उस एटम की साइज बताती है। तो हमको सबसे पहले एटम के बारे में समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में तो समझते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एक्चुअली में इसकी डिफिनीशन है कि द रीजन इन ए स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ये पूरा स्पेस है, ठीक है, ये पूरा स्पेस है और इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसी को हम उसकी ऑर्बिटल्स बोलते हैं एटम्स की। तो क्या बोलेंगे? द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी to find electron is maximum। उसकी ऑर्बिटल होगी एटम की, है ना। जैसे उसका अपना न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ स्पेस है ना। तो उस स्पेस में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसी को ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल। देखो, ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल। जैसे इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई एन एल एम। ठीक है, एक्चुअली में ये क्वांटम नंबर्स हैं। एक्चुअली में क्या है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर और कुछ नहीं है, बस एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये एन उस ऑर्बिटल की साइज को बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। एल शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है और एम एन जो है साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, एल जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है और एम ओरिएंटेशन को बताता है। बात समझ में आई? मुझे एटम से रिलेटेड टर्म समझना है कि एटम के पास अपना न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ के स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। द रीजन इन ए स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो उस एटम की ऑर्बिट होती है। ठीक है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल साई एन एल एम। ये एक्चुअली में क्वांटम नंबर है, एक्चुअली में क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर क्या है? यही एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस स्पेस में एड्रेस बताता है क्वांटम नंबर। इसको हम अच्छे से समझेंगे। उस क्वांटम नंबर की उस एन जो है साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एल शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है और एम उस इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को बताता है। ठीक है, तो खुद समझो, अगर हम
एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को खोज रहे हैं, ठीक है, कि स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो हम पहले जैसे इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को खोज रहे हैं, तो कैसे खोजेंगे? मान लो पहले किसी सिटी में जाएंगे, ठीक है, उस सिटी के एरिया में खोजेंगे, ठीक, उस एरिया के पर्टिकुलर लेन में जाएंगे, ठीक, फिर उस लेन में हाउस नंबर से खोजेंगे, ठीक है। ये सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, है ना। तो ये पूरी सिटी ही एटम है, समझ रहे हो? ये सिटी ही एटम है, ये एटम पूरा एटम ही सिटी है। अब इस सिटी में हमको वो एरिया खोजना है जिसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। तो एरिया को बोलते हैं शेल, ठीक है। शेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से, ठीक। उस लेन को अब मैं समझाऊंगा आगे। लेन को सब सेल कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। हाउस नंबर को ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल्स एक्चुअली में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैंने क्या बोला? क्वांटम नंबर क्या होता है? मैंने क्या बोला? क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब उस एड्रेस को तो आप ऐसे ही खोजोगे ना। मान लीजिए ये एटम का न्यूक्लियस है और इसके स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन है ना, वो अलग अलग ऑर्बिट में है। तो मान लो इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको खोजना है, तो हम उसकी शेल में जाएंगे, मतलब उसके एरिया में जाएंगे, ठीक है। उस शेल के सब शेल में जाएंगे। इसी शेल में देखो एक और स्पेस होगा, उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस पर मान लो पहला है, इसका सेल नंबर दूसरा है। अब इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग हो गया, उसके लिए शेल, सब शेल, ऑर्बिटल सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब अब मैंने यही बताया था कि ये एन जो रिप्रेजेंट करता है साइज को, और शेल रिप्रेजेंट करता है शेप, सब शेल रिप्रेजेंट करता है शेप को, ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन को, बताया था। तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कुछ ऑर्बिट की साइज है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, तो उसकी साइज बढ़ गई, है ना। तो ये साइज को बताता है। एक शेल में, एक ही शेल में, एक शेल में उसके सब शेल होते हैं, मतलब उसका लेन होता है, उस एरिया का लेन होता है, और उसी सब शेल का ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उसको हम आगे समझेंगे। शेल जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताता है नेम ऑफ शेल, ठीक है, नेम ऑफ शेल, और उसकी साइज को बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो खैर नेम ऑफ शेल को बताता है। जैसे मान लो n = 1 है तो इसको बोलेंगे के शेल, और n = 2 है तो इसको बोलेंगे L, n = 3 है तो इसको बोलेंगे M शेल, ठीक है। तो ये नेम ऑफ शेल को बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेम के साथ उसकी एनर्जी भी बताता है। एनर्जी तो खैर सारे क्वांटम नंबर बताते हैं, हमको नेम ऑफ शेल से मतलब है। और ये ऑर्बिटल की साइज को भी बताता है, ऑर्बिट की साइज को, है ना, साइज को भी बताता है ना, कौन कितना बड़ा। क्या बताता है कि एक एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है। तो क्या क्या बताता है समझो।
पहला नेम ऑफ द सेल तो बता दिया, ठीक है। तो नेम ऑफ सेल बताता है, नेम ऑफ सेल ये कौन से सेल में है। दूसरा, नेम ऑफ सेल से हमको उसका नंबर पता चलता है, कौन सी सेल में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, नेम ऑफ सेल। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, ठीक है, न्यूक्लियस से कितना दूर है, फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, जिस नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है भैया, नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल, ठीक है, एंड शेप ऑफ द ऑर्बिट, शेप ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो समझो वैल्यू ऑफ एन हम बताते हैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। मान लो एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 3। तो ये एस सब सेल को शो करता है, ये पी, ये डी और ये एफ। बात समझ में आई? देखो, एटम से जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, ये इलेक्ट्रॉन शेल में होगा, एक पर्टिकुलर शेल, ये मतलब ये शेल है, ये इसकी शेल की साइज है, ये इस शेल में है। अब इस शेल में पर्टिकुलर सब शेल के ऑर्बिट में होगा। अब वो सब शेल कौन सा है, SPDF। इस SPDF सब शेल की ऑर्बिट क्या है, ये हमको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको नेम ऑफ द शेल बताता है एंड इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी है, डिस्टेंस भी बताता है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस कितना है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको सब शेल का नाम और शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताते हैं। कैसे, एस का शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल। पी का डम्बल से, डी का डबल डम्बल से, ठीक है, डबल डम्बल से। ऐसे ही हमको सारा शेप बताता है। तो एक्चुअली में मुझे सिर्फ इतना बताना है, इसको मैंने अच्छे से बताया हाइब्रिडाइजेशन वाले में। इसमें बस इतना बताना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। फिर मुझे मेन बताना है कि कैसे फिलिंग होती है ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। हमको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, है ना, कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। तो अब तीनों का रिलेशन समझ लेते हैं, किसका, n का, l का और m का। किसका, शेल का, सब शेल का और ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो मान लो n इक्वल टू 1 शेल है, तो एक में कितने सब शेल होंगे, है ना। n इक्वल टू 1 है तो एक में कितने सब शेल होंगे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मान लो nth शेल है, ठीक है, तो उसमें सब शेल कितने होंगे, n सब शेल होंगे, ठीक। अब उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे n²। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उस ऑर्बिटल्स में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको पढ़ेंगे 2n²। मैं इसको आगे समझाऊंगा, बस अभी इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो nth, अगर इसको रुक जाओ, अब इसको समझो, अब इस फॉर्मूले से समझना, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 है
ठीक। तो सबसेल कितना होगा, n ही, माने एक सबसेल। और मैंने बताया है कि एक सबसेल होगा, मान लो एक सबसेल। तो हमारे पास S, P, D, F सबसेल हैं और n=1 में केवल एक सबसेल यानी S, ठीक है। चूंकि इसकी वैल्यू जो L की वैल्यू है n के लिए, मतलब L की वैल्यू n के लिए चेंज करती है 0 to n-1, ठीक। तो अब हमको देखो n की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसके लिए हमको L की वैल्यू निकालनी है। तो L की वैल्यू मूव करती है 0 to n-1। तो अब 0 तो ठीक है, और n-1 यानी 1 - 1, तो ये तो 0 ही हो गया, है ना। अब मैंने बताया था कि सबसेल S, P, D, F के लिए L की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो 1 के लिए कितनी होगी, L की वैल्यू 0 के लिए कितनी होगी, 0 के मतलब 0 वाले के लिए S सबसेल होता है, तो इसका S सबसेल होगा। यहाँ पे बस मुझे इस रिलेशन को शो करना है कि फॉर पर्टिकुलर n के लिए L की वैल्यू होती है 0 to n-1, पर्टिकुलर L के लिए पर्टिकुलर n के लिए L की वैल्यू 0 to n-1 होती है, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स देखो, ये बहुत ध्यान से समझना। देखो S ऑर्बिट में, है ना, एक ऑर्बिट होता है, P में 3, है ना, D में 5, 1 2 3 4 5, और F में 7, ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7, दो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर L के लिए, मतलब S में इस पर्टिकुलर L के लिए M होगा, तो ये M जो है पर्टिकुलर L के लिए होता है फ्रॉम -L to +L इंक्लूडेड 0, ठीक ठीक। अब देखो, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यहीं पे समझते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो n=1 है, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, 0 to n-1 होगी, तो ये तो 0 ही हो गया, यानी टोटल 0, ठीक। 0 यानी S ऑर्बिट हमारे पास, S सबसेल आ गया। अब इस सबसेल में कितनी ऑर्बिट होगी हमको ये देखना है। तो M की वैल्यू होती है कितनी, M की वैल्यू कितनी होती है, M की वैल्यू होती है -L 0 to +L। तो अब यहाँ पे 0 ही है, मतलब L की वैल्यू 0 ही है, तो -L मतलब -0 + 0 तो कोई मतलब नहीं होगा, यानी 0, और 0 ऑर्बिट मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं, 0 का मतलब है एक ऑर्बिट, है ना। N, L और M, ठीक है। अब N की वैल्यू हमारे पास मान लो 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि पर्टिकुलर N के लिए, अब इसमें ये 3 है, यानी K L M, यानी M है, इसका नेम क्या है, M शेल, ठीक है। N, अब इसके लिए L क्या होगा, हमको पता है L होता है -N 0 to n-1, यानी 0 और 2, n-1 यानी 3-1, ठीक है। 3-1 कितना हुआ, 2, तो 0 to 2 यानी 0 1 2। अब देखो इसके लिए कौन सा सबसेल होता है, S, इसके लिए कौन होता है P, इसके लिए कौन होता है D। बात समझ आई, 0। अब इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल, मतलब एक स्फेरिकल शेप होती है, खैर उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, M की वैल्यू देखो, M की वैल्यू कहाँ मूव करती है, L 0 to माइनस इंक्लूडिंग 0। तो अब देखो S का जो शेप है ना, इसको 0 शेप कहते हैं। P में इसकी ओरिएंटेशन होती है, ये PX, PY, PZ, ठीक है, ठीक है। तो
ये हो गया -1 0 +1, ठीक है। अब इसी तरह डी में देखो, 1 2 5 ऑर्बिट होते हैं, ठीक। तो डी में क्या होता है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, है ना, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका शेप होता है। तो ये होता है -2 -1 0 +2 +1, ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू 3 है, तो अरे सॉरी, एन 3 के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 1 2, है ना, 0 1 2। और अब सबके लिए -L2 +L मूव करता है, तो 0 1 2 के लिए L की वैल्यू अलग अलग होगी। अब S के लिए कितनी, S के लिए तो 0 ही होगी ना, इसमें क्या माइनस और प्लस तो कोई मतलब नहीं है ना। अब P के लिए देखो, यहाँ मैं M की वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब P के लिए 1 है, मतलब L की वैल्यू P के लिए कितना है, L की वैल्यू P के लिए 1 है ना, तो ये कितना होगा, -1 0 +1। अब L की वैल्यू 2 है D के लिए, ठीक है, तो इसके लिए कितना होगा, -2 -1 0 +1 +2। तो ये D में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ना, -2 -1 0 +2 +1। अब इसी तरह P के लिए कितना, -1 0 +1। बात समझ में आई। तो हर 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 सब सेल के लिए, जैसे S के लिए, P के लिए, D के लिए, L की वैल्यू ये होती है -1 2 इंक्लूडिंग 0। बात समझ में आई कि NS सेल के लिए ऑर्बिटल्स की संख्या n²। अब इसको समझो इससे, जैसे n सब शेल है, मतलब हमारे पास 3 सब शेल हैं, ठीक है, 3 सब शेल हैं, 3 अरे 3 थर्ड सब शेल है हमारे पास। तो इसके पास सब शेल कितने होंगे, n सब शेल होंगे, यानी देखो 1 2 3 यानी 3 ही सब शेल हैं। अच्छा, ऑर्बिटल n², यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। देखो 1 ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स, तो हमारा ये सेटिस्फाइड हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग में आगे बताऊंगा, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमको एक लास्ट क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, उस स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन अपोजिट होती है, बस, तो वो उतना हमको मायने नहीं रखता। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फिल ऑर्बिटल, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। इससे रिलेटेड 3 थ्योरी है, इसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए। प्रिंसिपल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है पाउलीज प्रिंसिपल। पाउलीज प्रिंसिपल। और थर्ड है हुंड्स रूल। अच्छा, इसके ट्रिक को समझना ध्यान से, ठीक है। देखो, ऑफ बाउ में F है फोर्स यानी एनर्जी, यानी ऑफ बाउ हमको एनर्जी से रिलेटेड रूल है, ठीक है। तो ऑफ बाउ हमको बोलता है, ऑफ बाउ हमको बोलता है n+L रूल लगाने को। n+L रूल क्या है, देखो, ऑफ बाउ बोलता है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल ऑफ सब सेल, एनर्जी लेवल ऑफ सब सेल, ठीक है। अच्छा, सब सेल तो मतलब लोएस्ट एनर्जी सब सेल पहले फील्ड होगा, लोएस्ट एनर्जी सब सेल पहले फील्ड होगा, यानी वंस कंप्लीटेड देन
हायर एनर्जी। तो हम कैसे निकालें कि सबसेल की एनर्जी क्या है? तो उसमें हम N+L रूल लगाते हैं, ठीक है। N+L रूल क्या है हम आगे समझेंगे। तो इसमें अबाउ ने हमें एनर्जी का बेस बताया था, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। अच्छा, पाउली देखो, यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, बहुत ध्यान से समझो। पाउली, यहाँ पे पाउली की स्पेलिंग ये ना चलो अपोजिट स्पिन समझ लो। अपोजिट स्पिन, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। पाउली ने बोला था ना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इसको हिंदी में समझते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर सेम, किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, है ना। इसको भी समझेंगे। अच्छा, और हुंड्स रूल क्या आता है? हुंड्स रूल हमें कहता है, यहाँ देखो यू से अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। इसके कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड as much for इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड, बस इतना समझो। इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड, इसके 2 कारण है। पहला, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बचने के लिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बचने के लिए, है ना। और दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो 2 मेन हमको इस पे देना है, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड। तो आप सब N+L रूल, है ना, N+L रूल। इसका मतलब है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ लोएस्ट वैल्यू ऑफ N+L, है ना। N+L स्टैंड फॉर लोएस्ट एनर्जी ऑफ सबसेल। ठीक है। और लोएस्ट वैल्यू ऑफ N+L स्टैंड फॉर लोएस्ट एनर्जी ऑफ सब। अगर हमारे पास सबसेल 1s है या 2s है, यानी और 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, ठीक है। और हम आपको L का बता चुके हैं, S, P, D, F के लिए, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, और ये N को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसके पहले जो संख्या है। तो अब इसके लिए N+L सभी के लिए निकालो, तो इसके लिए 1 हो जाएगी, 2 के लिए 2 हो जाएगी, 2 देखो 2 + P के लिए 1, यानी 2 + 1 3 हो जाएगी। 3 के लिए बताओ, 3 और S 3 और 0 3 ही रहेगी इसकी, 3P 4 हो जाएगी, 4S 4 हो जाएगी, 3D पे क्या हुआ कि ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये तो एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पे इक्वल हो गया। वैल्यू ऑफ N+L इज सेम, ठीक, सेम, देन लोअर वैल्यू, है ना, लोअर वैल्यू ऑफ N विल हैव लोअर एनर्जी। बात समझ में आई? अगर जैसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ N+L स्टैंड फॉर लोएस्ट एनर्जी लेवल, अगर N+L सेम हो जाता है, इफ वैल्यू ऑफ N+L सेम, देन लोअर वैल्यू ऑफ N विल हैव लोअर एनर्जी। तो ये ऑर्डर जो है एनर्जी का ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होगा? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, मतलब लोएस्ट एनर्जी में सबसे पहले फिल होगा। आया था कि इन एन एटम
है ना, किसी दो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। समझो इस बात को। जैसे देखो, अगर हम एक s ऑर्बिट लें, s सबशेल की ऑर्बिट समझ जाओ, तो ऐसे शेप होगा, उसमें मान लो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। चलो ऐसे भरेंगे, और उसी ऑर्बिट को हम ऐसे ले लिए, उसमें एक और भर दिए, है ना, या ऐसे ले लिए, इसमें ऐसे भर दिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, मान लो हमने 3s लिया या 2s लिया, 3s लिया है, चलो 3s लिया है, ठीक है। तो अब देखो n की वैल्यू तो 3 हो गई, यहाँ पे देखो, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सेल नंबर n दे दिया, 3 हो गई। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3 होगी, ठीक है। l की वैल्यू, चूंकि s सब सेल है तो l की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0। m की वैल्यू देखो, इसके लिए कितनी होगी, अगर l की वैल्यू 0 तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। लेकिन s की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू, जब स्पिन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, स्पिन मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि यहीं पे मैं पढ़ाना चाह रहा था। स्पिन की वैल्यू देखो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे और एक ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी +½ और इसके लिए -½ अच्छा, यहाँ पे समझो, n की वैल्यू 3, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। l की वैल्यू 0 0 0, m की वैल्यू भी 0 0, सबकी सेम हो रही है। और ये बोला है ना, 4 चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अब देखो, इसके लिए +½ इसके लिए -½ इसके लिए भी +½ हो जा रही है ना, ये नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आई। अब इसके लिए देखो, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, n की वैल्यू, l की वैल्यू 0 0, m की वैल्यू भी 0 0, लेकिन +½ और स्पिन क्वांटम नंबर क्या, +½ ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती, है ना। तो इसका कंक्लूजन ये आया कि इन एन ऑर्बिटल है ना, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, filled with opposite spin, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते, क्योंकि फिर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड। बात को समझो, इसका मतलब क्या हुआ, समझो इस बात। जैसे ये ऑर्बिट है ना, ये पी सबसेल है, ठीक है, और डी सबसेल। इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 1 2 3, चलो ये पी सबसेल। तो इसमें क्या हुआ कि अब इस सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, ठीक है, सारे ऑर्बिट में। तो इनके कहने का मतलब था कि सारे में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, लेकिन पहले सिंगल फील्ड होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका आगे एक्सटेंड हुआ कि हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, सेम स्पिन के साथ। मतलब जब तक पेयरिंग ना हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन था, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले अनपेयर्ड ही रहना चाहेगा, फिर बाद में पेयरिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सेम स्पिन के साथ, फिर बाद में पेयरिंग होगी, फिर बाद में पेयरिंग होगी, है ना। तो हुंस का ये कहना था। अब डी सबसेल में भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, और फिर बाद में
पेयरिंग होगी। तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सेम स्पिन के साथ, तब तक अनपेयर्ड रहने की गुंजाइश है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा एकदम। कि मान लो पी सबसेल है हमारे पास, ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। पी सबसेल है तो मैंने ऐसे इसकी ऑर्बिट बनाई है ना, और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भर दिए, 2 3, सॉरी पी नहीं ये डी है ना, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो सही है, पहले सेम स्पिन के साथ भरेंगे फिर अलग स्पिन के साथ दूसरा। अगर मान लो पी है ना, अब इस पे मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए तो यहाँ गलत हो जाएगा। क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना चाहेगा लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी सेम स्पिन के साथ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं पी की ऑर्बिटल बनाऊं है ना, पी की, और उसमें इलेक्ट्रॉन भर दूं कुछ ऐसे, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड, यहाँ पे पहले ही पेयर्ड कर दिया, तो ये गलत है। अच्छा, अगर मैं पी का ही बनाऊं और उसमें अपोजिट स्पिन के साथ भेज दूं तो ये भी सही है। क्यों? इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड और सेम स्पिन के साथ भरेगा, तो सेम स्पिन के साथ सारे भरे, ओम्स रूल हमें यही बताता है। तो यहाँ देखो, डिटरमाइन विच रूल इज वायलेटेड। तो अब देखो 1s में इलेक्ट्रॉन भर गया तो 1s में कंप्लीटली फिल्ड हो जाता, तब 2s में जाना चाहिए था, यानी अबाउ प्रिंसिपल यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, और बाकी सही है। अनपेयर्ड देखो, अनपेयर्ड है, सेम स्पिन के साथ भी फिल्ड है, और अनपेयर्ड है, हुंड्स रूल को भी फॉलो कर रहे हैं, और किसी का क्वांटम नंबर सेम नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का, किसी 2 इलेक्ट्रॉन को तो पाउली भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विच रूल इज वायलेटेड लिखा है ना, तो वो हमको खोजना है। अच्छा, इसमें देखो, ठीक है, वंस कंप्लीटेड तब आगे जाना चाहिए था, यहाँ पे किसी 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी प्लस हाफ स्पिन और प्लस हाफ स्पिन, ये पॉसिबल नहीं है। हमको ऐसा किसने कहा था? पाउली ने, है ना। और यहाँ देखो, हुंड्स ने हमको बोला था कि इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड और सेम स्पिन के साथ ऑर्बिटल्स में भरेंगे, बाद में पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे 2 रूल वायलेटेड है, हुंड्स का और पाउली का। ठीक है, हुंड्स का और पाउली का रूल वायलेटेड है। अच्छा, इस पे साइन का टिक कर देते हैं तो लगेगा कि हुंड्स और पाउली का वायलेटेड है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए था, तब आगे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल तो वायलेट हो गया। आगे यहाँ देखो, 2 स्पिन के साथ हैं, मतलब ये और ये सेम है, ये प्लस हाफ, उसका उधर बन गया प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी पाउली रूल भी वायलेटेड है। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड और फिलिंग होती है हमेशा सेम स्पिन के साथ, यानी हुंड्स रूल भी वायलेटेड है। ठीक है, तो इन इसमें अबाउ रूल वायलेटेड है, इसमें हुंड्स और पाउली रूल वायलेटेड है, इसमें अबाउ, पाउली और हुंड तीनों वायलेटेड है। इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो धन्यवाद।